हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्पेशल सीरीज के लेक्चर नंबर 5 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग का जो स्पेशल सीरीज है वंदना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पेपर को हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे आप सबके लिए ला रहे हैं। तो प्लीज आज की वीडियो को पढ़ने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं, जिससे बहुत ज्यादा से बच्चे इसमें इसका लाभ उठा सके। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉपर CuNH3 4 एंड SO4। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट कह रहा है इट हैज कोऑर्डिनेट एंड कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट एंड कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट एंड सेकंड है इट हैज ओनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, नेक्स्ट एंड लास्ट है इट हैज इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आइए हम इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स दे दिया है और पूछ रहा है इस कॉम्प्लेक्स में किस किस प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाएगी। आइए सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो देखिए NH3 क्या होता है, ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो जो उसका इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जो इसका हाइब्रिडेशन होगा DsP2, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा DsP2 और जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर। आप इसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बनेगा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इसकी कंप्लीट हाइब्रिडेशन और हर एक प्रकार की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी हाइब्रिडेशन की अगर बात कर लें, आप ये जानते रहिए जब भी कभी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो उनका जो हाइब्रिडेशन होता है उनका इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन होगा DsP2। और जो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया स्क्वायर प्लेनर, इसका स्ट्रक्चर क्या है स्क्वायर प्लेनर होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं, पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे कॉपर अगर बात करें और उसके बाद हमारे पास क्या SO4। आइए अब यहाँ पे बात करते हैं किस प्रकार की बॉन्डिंग पाई गई है। आपको मालूम है अमोनिया की बात करें NH3, अमोनिया में क्या होती है कोवैलेंट बॉन्ड पाई जाती है। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बीच कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी कोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉपर और नाइट्रोजन, कॉपर और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग पाई जाएगी वो होगी आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। वो कौन सी बॉन्डिंग होगी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी। और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती कैसी है, किस प्रकार कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हम आपको लास्ट वीडियो में इसको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे देखिए जब इसको आप कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कॉपर का आप क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, किसमें +2 होने की वजह से यहाँ पे एक प्रकार का क्या आयनिक बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होगा, जो आपको यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप अगर इसको लिखना चाहें इस प्रकार से भी 2- और 2+, ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है 2+ और SO4 क्या होता है SO4 2-, ये 2- के फॉर्म में होता है और इसकी निगेटिविटी क्या होती है, इस कॉम्प्लेक्स की जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको क्या कर देता है न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हम कह सकते हैं इनके बीच एक क्या होता है एक आयनिक बॉन्ड, किसकी आयनिक बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है और आयनिक बॉन्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो कॉम्प्लेक्स और SO4 के बीच में पाए जाएंगे और जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट या कह सकते हैं यहाँ पे जो ये प्राइमरी बॉन्ड होंगे ये क्या आयनाइजेबल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका कोवैलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच पाए जाते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉपर और नाइट्रोजन के बीच पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल आर यूजुअली हेल्ड इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड, अगर हम लोग बात करें किसका, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इसमें जो होते हैं क्रिस्टल कोवेलेंट मॉलिक्यूल का जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जिस मॉलिक्यूल के बीच क्या कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से किस बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए होते हैं। तो ऑप्शन पहला है हमारा डाइपोल, डाइपोल। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। और लास्ट हमारा ऑप्शन है वंडर वाल बॉन्ड, वंडर वाल बॉन्ड। अब यहां पे हम बात करते हैं कि जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जब जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जब आप उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच वंडर वाल बॉन्डिंग पाई जाती है। कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, वंडर वाल बॉन्डिंग पाई जाती है। जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल आप क्या करेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ऑप्शन इसलिए है कंफ्यूजनल क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है वो वंडर वाल बॉन्ड का प्रकार होता है। तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी एक प्रकार का क्या होता है, वंडर वाल बॉन्डिंग होती है। डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, और नेक्स्ट होता है इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इसी को इंटरेक्शन, इसी बॉन्ड को हम लोग लंदन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, या लंदन इंटरेक्शन, या इसी को हम लोग डिस्पर्सन, डिस्पर्सन फोर्स या डिस्पर्सन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो वंडर वाल बॉन्ड की बात करें तो वंडर वाल बॉन्ड में हम लोग 3 प्रकार के बॉन्ड को पढ़ते हैं, और इसी 3 प्रकार के बॉन्डिंग या ओवरऑल हम कहते हैं ये वंडर वाल बॉन्डिंग होते हैं। जहां कभी वंडर वाल बॉन्डिंग पाई जाएगी तो उसमें ये 3 प्रकार के बॉन्ड में से कोई ना कोई एक प्रकार का इंटरेक्शन पाया जाता है। तो जो कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू बंधे होते हैं, और इसलिए हम उनको वंडर वाल बॉन्डिंग के भी नाम से भी जानते हैं, या वंडर वाल फोर्स के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल, यहाँ पे देखिए अगर वंडर वाल बॉन्ड दिया तो आप ऑप्शन नंबर डी मानेंगे, लगाएंगे। अगर इन केस अगर आपको वंडर वाल बॉन्ड ना दिया हुआ है तो आप किसके किसके पास जाएंगे, डाइपोल डाइपोल। तो कहने का मतलब चाहे डाइपोल डाइपोल दिया हो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल दिया हो, या इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल दिया हुआ, या वंडर वाल दिया हुआ, तो आप इन चारों ऑप्शन में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2 आंसर लगभग लगभग सेम है। तो आप यहाँ पे वंडर वाल बॉन्ड दिया हुआ है तो आप वंडर वाल बॉन्ड लगाएंगे, या फिर आप डाइपोल डाइपोल के साथ भी जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 57। आई क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन कंटेन पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट ऑप्शन नंबर डी जो आपका है ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब आपको यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO2 की बात करें तो सबसे पहले आप CO2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड, ये आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, और ये किसका लीनियर के फॉर्म में होता है, ये क्या होता है, लीनियर होता है। तो ये भी मालूम है कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता। तो अगर यहाँ पे देखें तो जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी में हमको ये दिखा रहा है कि कार्बन कितना बॉन्ड बना हुआ है, 5 बॉन्ड बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह देंगे कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए कार्बन क्या होता है, यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं हो सकता। आइए अगर हम CO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे तो जब CO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो आपका ये क्या होगा, मेन स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। आप यहाँ पे बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन करेंगे, आप यहां करेंगे, ये बॉन्ड को इधर डिलोकलाइज करेंगे।
तो जैसे ही आप यहाँ पे बॉन्ड का मूवमेंट दिखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेन नेगेटिव चार्ज। इसका नेक्स्ट हो सकता है, आप ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर इस टाइप में। आप बॉन्ड का मूवमेंट आप इस तरफ दिखा दीजिए, बॉन्ड का मूवमेंट आप इस तरफ दिखाएंगे तो आपके पास ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन कंटेन पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका देखिए, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो आप इस प्रकार, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होगा, हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। और जो ऑप्शन नंबर डी है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप पढ़ाई के साथ साथ वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब कराते रहें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58, रेजोनेंस इज ड्यू टू, 57 है, रेजोनेंस इज ड्यू टू, रेजोनेंस किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, और ऑप्शन दिया हुआ है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन। अगर यहां पे बात करें कि जो रेजोनेंस का फॉर्मेशन होता है, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप देखते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, अपने पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस इज फॉर्म बाय ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस के फॉर्मेशन में कभी ऑल टाइम क्या होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं का मूवमेंट होता रहता है, कभी वो एटम की पोजीशन नहीं चेंज होती, एटम्स की पोजीशन सेम रहती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप ओवरऑल कंपाउंड में देखेंगे सेम होना चाहिए, ओवरऑल कंपाउंड में चार्जेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन जो वहां पे डीलोकलाइजेशन होता है वह डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का भी नहीं होता, ना माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन होते हैं और ना ही डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट, क्या होता है डिफरेंट। ऑप्शन हमारा है कि एटॉमिक अरेंजमेंट, एटॉमिक अरेंजमेंट। नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। और नेक्स्ट और लास्ट है एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। आइए हम यहां पे चेक करते हैं। अभी जैसा हमने बताया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इज डिफर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, क्या चेंजिंग होती है, हमने आपको बताया वहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसा हमने ऊपर बताया, और वहां पे एटॉमिक अरेंजमेंट हमने बताया क्या, एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होता, एटम अपने प्लेस पे ही रहते हैं, एटम की पोजीशन नहीं चेंज होती, लेकिन एटम्स के इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, उनके इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्ड होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन वहां पे एटॉमिक अरेंजमेंट नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप जैसा है कि वैसा रहता है, और एल्किल ग्रुप भी अपने पोजीशन पे बने रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे सही हो जाएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट इज ऑफ डिफरेंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, यहाँ पे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 60 होगा, हम उस पर अगर बात करें, विच डज नॉट शो रेजोनेंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, बेंजीन,
नेक्स्ट है एनिलीन, एनिलीन। नेक्स्ट है इथिलअमीन, इथिल एमीन। और लास्ट ऑप्शन है टाउलिन, लास्ट ऑप्शन है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सो नहीं करेगा। आइए हम इसके सबसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ दिखाने से पहले हम इनके स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं। बेंजीन, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। एनिलीन की बात करें, जब बेंजीन रिंग अगर अपने साथ NH2 ग्रुप को रखता है तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। और इथिल अमीन क्या होता है कि जब इथिल CH3 CH2 NH2 ग्रुप से अटैच होता है इसे कहेंगे इथिल अमीन। और टाउलिन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग CH3 ग्रुप के साथ अटैच होता है तो हम इसे क्या कहेंगे, टाउलिन कहेंगे। अगर यहां पे देखें क्या डिलोक्लाइज कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन करने का मतलब अगर हमारे पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, ये हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। अगर हमारे पास क्या हो, लोन पेयर हो, सिंगल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये क्या होता है, डिलोक्लाइजेशन होता है। या लोन पेयर हो, सिंगल बॉन्ड हो या इम्पर्टी ऑर्बिटल हो, तो ये एक साथ हमारे क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन होते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास कॉन्जुगेशन है तो वो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं बेंजीन क्या होता है, हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है और हम लोग बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो बेंजीन क्या करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा। अगर एनिलीन की बात करें, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास इम्पर्टी ऑर्बिटल भी नहीं है, ना ही डबल बॉन्ड है। तो जिसकी वजह से जो इथिल अमीन है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो नहीं करेगा। और अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या है, रेजोनेटिंग कॉन्जुगेशन है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा। तो जो हमारा एथिल अमीन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि एथिल अमीन डज नॉट शो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा क्या होगा कि द इनोलिक फॉर्म ऑफ स्टोन कंटेन, द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। अब बात करें हम स्टोन, सबसे पहले स्टोन होता क्या है। स्टोन का अगर ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा क्या है, स्टोन है। अब हमें इसका क्या बनाना है, इनोलिक फॉर्म। इनोलिक फॉर्म बनाने के लिए इसको आप क्या करेंगे, टाटोमराइज करा दीजिए। क्या, टाटोमेराइजेशन। इसका आप टाटोमेराइजेशन करें या आप इसी को हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। हाइड्रोजन का शिफ्टिंग कर दीजिए, इस हाइड्रोजन उठा के इस ऑक्सीजन के पास पहुंचा दीजिए, आपका OH ग्रुप बन जाएगा और यही आपका इनोलिक फॉर्म हो जाएगा। जैसे अगर हाइड्राइड की शिफ्टिंग आप कराएंगे तो आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे CH2। क्या हो जाएगा, ये आपका हाइड्राइड शिफ्टिंग हो गया और इसके बाद ये क्या हो गया, हमारा इनोलिक फॉर्म बन गया। अब आप यहाँ पे बॉन्ड के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बॉन्ड के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C CH2 और हाइड्रोजन। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे और इस बॉन्ड का हाइड्रोजन का यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन क्या होगा, H+ के फॉर्म में जाएगा और जब हाइड्रोजन H+ फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन से आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होकर OH बना लेगा और यह बॉन्ड जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ से इस प्रकार हम बॉन्ड का डिलोकेशन दिखा के हम इसका इनोलिक फॉर्म बना सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में है कि जो इनोलिक फॉर्म है कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड और कितने लोन पेयर रखे हुए हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो जब इसका आप इस कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ये CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये रहा इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। आइए इसमें सिग्मा बॉन्ड का क्या करते हैं, काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड काउंट करते हैं और लोन पेयर काउंट करते हैं। अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड की कंपेयर करें तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 9 हुए। कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड हुए, ये देखिए कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एलिमेंट होता है अपना पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, कभी भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच होगा तो ये क्या होगा, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड।
अगर इसके बाद अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया तो आप कहेंगे एक सिग्मा एक पाई, और कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तो एक सिग्मा और 2 पाई। तो कार्बन किसी से भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वो कार्बन नहीं कोई भी एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो वो ऑलवेज भी सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड हमारा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। देन अगर वो किसी और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखें कार्बन हाइड्रोजन से अटैच सिग्मा, ये हो जाएगा सिग्मा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड, ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ये आपका कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड, ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पे हम डबल बॉन्ड की बात करें या पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड कितने हैं, एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन से जब डबल बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, जैसा अभी हमने आपको बताया पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितने हैं, एक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे बात करें, अभी हमारे पास ऑक्सीजन बचा हुआ है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, बॉन्ड में इन्वॉल्व कर दिया, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। अभी बचे कितने, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। और जब 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो अगर हम यहाँ पर लोन पेयर की बात करें तो कितने पेयर हुए, 2। तो उसके पास कितने हुए, 2 लोन पेयर। तो हम अपने ऑप्शन की बात करें, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 9 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें हमारे पास 9 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है और दूसरा 2 लोन पेयर है। तो ये रहा इनॉलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि पॉइंट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेजोनेंस। हमें क्या निकालना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आइए हम अपने स्टेटमेंट को लिखते हैं। पहला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव इक्वल एनर्जी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव इक्वल एनर्जी। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके पास क्या इक्वल एनर्जी होते हैं। हाँ, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करेंगे, कोई सी भी कॉम्प्लेक्स या किसी भी मॉलिक्यूल्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसके सभी एनर्जी क्या होंगे, इक्वल एनर्जी लेवल के होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द कंस्टिट्यूएंट एटम शुड बी इन सेम पोजिशन। इन रेजोनेंस द constituent particle should be in same position। अभी जैसा हमने आपको ऊपर बताया कि आप कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उनके किसी भी एटम्स के पोजीशन को आप चेंज नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करेंगे, बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगे, लेकिन आप एलिमेंट या एटम्स के पोजीशन को किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया। इन रेजोनेंस द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल शुड बी इन सेम पोजीशन। हम किसी भी पार्टिकल्स के पोजीशन, एटम्स के पोजीशन को हम चेंज नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देयर शुड नॉट बी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। कह रहा है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देयर should not be the same number of electrons। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आप कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। आप ओवरऑल हमने क्या बताया कि आप कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आप उसमें ओवरऑल चार्जेस आपके सेम होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, सभी एलिमेंट की वैलेंसी सेम होनी चाहिए, कहने का मतलब वैलेंसी कंप्लीटली फिल होनी चाहिए। तो आप उसमें इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देयर शुड बी नॉट बी इन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो काउंटिंग नंबर होने चाहिए वो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंप्लीट होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड डिफर ओनली इन लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द कंस्टिट्यूएंट एटम। जैसा अभी हम आपको बताते आ रहे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, डी सही है, सी गलत है और डी भी ऑप्शन नंबर हमारा क्या है,
सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो काउंट नंबर होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है। नंबर ऑफ पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3 माइनस। CO3 माइनस के पूछ रहा है कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन दिया है 2, 3, 6 और 8। सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करने से पहले हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे O माइनस और ये O माइनस, ये देखिए यही आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, CO3 माइनस। अगर हम इसी एटम को थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, इस एटम और इस एटम, क्योंकि हमारे पास तीनों एटम सेम है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट कर देते हैं, यहाँ पे डबल पॉइंट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो 2 सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड इस पोजीशन के साथ, और जब यहाँ पे डबल, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड O माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए तीनों एक डबल बॉन्ड आप एक बार यहाँ पे ला सकते हैं। दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, आप इस डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे ला सकते हैं। जब आप इस डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे लाएंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। अब ये देखिए 3 स्ट्रक्चर हो गए। हाँ, अब क्या इसके बाद आप कोई स्ट्रक्चर इसको ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते। तो अगर हम बात करें CO3 माइनस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इसके मैक्सिमम हम लोग 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 64, हाइब्रिड ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन, सबसे पहले यहां पे बात करेंगे नाइट्रेट आयन क्या होता है। नाइट्रेट आयन करने का मतलब जब NO3 माइनस को हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रेट आयन करते हैं। आइए हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ की बात, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा एक बनाएगा और दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जिसके साथ एक निगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या, नाइट्रोजन कितना मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं, और नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुका है। अब यहाँ पे देखिए अभी भी नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर बचा हुआ है। अब ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे ऑक्सीजन को क्या करेगा, शेयर कर देगा, और उसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही शेयर करेगा तो कौन से बॉन्ड की बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग बनी, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हुई। और इस ऑक्सीजन आप देखेंगे कंप्लीट के कंप्लीट 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास बचे हुए हैं। तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपका सॉरी ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। अब आप इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जैसा हमने आपको बताया कि आप इसको A मानेंगे, एक इसको B मान लीजिए, और ये डबल बॉन्ड हो गया, या सिंगल डैश या डबल डैश जैसा हमने बनाया। तो वहां पे आपने क्या किया था कि देखा था कि एक डबल बॉन्ड एक बार इधर आया और दूसरी बार डबल बॉन्ड यहाँ पे गया। तो जो डबल बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हुआ वो क्या हुआ, 3 पोजीशन हुआ, और जैसे जैसे डबल बॉन्ड मूव कर रहा था उसी प्रकार नेगेटिव चार्ज का भी मूवमेंट हो रहा था। तो अगर एक बात पूछे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बात हो रही है यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात होती है। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर करने का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन, किसी भी स्ट्रक्चर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हाइपोथेटिकल होता है। लेकिन जो रेजोनेंट हाइब्रिड होता है वही उसका ओरिजिनल क्या कहते हैं, रियल स्ट्रक्चर होता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर रियल स्ट्रक्चर की बात करें तो रियल स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज सभी एटम पे क्या हुआ, डिलोकलाइज हुआ। जब सभी एटम पे डिलोकलाइज हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज को, अगर एक ही नेगेटिव चार्ज तीनों एटम पे, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो बॉन्ड का है ना, बॉन्ड क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सभी एलिमेंट के पास है। तो अगर आप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाएंगे तो आप ऐसे, ये देखिए इस ऑक्सीजन के साथ, ये देखिए इस ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। कि पार्शियली कंप्लीट तो डबल बॉन्ड किसी के पास नहीं है, लेकिन पार्शियली थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर सभी एलिमेंट के पास हो गया।
अब देखेंगे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी तीनों एटम के पास मूव कर रहा है। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज है और उसमें 3 बार वो क्या 3 एटम के साथ में शेयर करना है, तो हर एक नेगेटिव चार्ज के शेयर कितना हुआ 1/3, 1/3 और 1/3, 1/3, 1/3 सभी एटम के पास। तो हर एक एटम के पास -1/3, -1/3 और -1/3 शेयर गया। तो इसका रेजोनेंस हैबिट ऑफ नाइट्रेट आयन क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हैबिट ऑफ नाइट्रेट आयन आपका ये हो जाएगा। तो रेजोनेंस हैबिट होता क्या है, ये किसी भी मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है, और रियल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन हमारा ये हो जाएगा। आइए हम ऑप्शन नंबर सी में चलते अपने देखते हैं। तो ऑप्शन में आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है यही रेजोनेंस हैबिट का आपका से नाइट्रेट आयन की रेजोनेंस हैबिट का रियल स्ट्रक्चर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 हम बात करते हैं आपसे। 65 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 65 का होता है इफ इन द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग ए बॉन्ड बिटवीन 2 एटम ए एंड बी। कह रहा है ए और बी क्या है, कोई भी एटम है जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन करते हैं, किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब उसमें कह रहा है ए एंड बी इज नॉट इन सेंटर देन द बॉन्ड इज। कहने का मतलब जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो देखते हैं कुछ समय के बाद जो बॉन्ड जब शेयरिंग हुई तो इलेक्ट्रॉन हमारे कहां पे होने चाहिए, मिड सेंटर पे होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि जो ये बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एक एटम की तरफ क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। और जब कभी भी किसी एक एटम के पास अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब जिस एलिमेंट के पास या जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वह एटम या एलिमेंट वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो उसके ऊपर पार्शियल क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर अब हम आप उसको लिख सकते हैं पार्शियल ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ए ने अपने इलेक्ट्रॉन को बी की तरफ शिफ्ट किया तो ए के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और बी के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। और जब कभी भी किसी भी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया तो वह कैसा बॉन्ड हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया। वो कैसा बॉन्ड हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले किसी भी बॉन्ड की पोलरिटी को चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आप उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देख लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे, अगर कहने का मतलब अगर कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सेम एलिमेंट है। और यही अगर हम कभी कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया तो हमको मालूम है कि नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा है कंपेयर टू द कार्बन। तो यहाँ पे क्या कौन सा बॉन्ड होगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो पोलर बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो कैसा बॉन्ड हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा। अगर लेकिन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड हो जाएगा। क्यों, फ्लोरीन और फ्लोरीन क्या है, सेम टाइप के एटम है, और जब सेम टाइप के एटम हो गए तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, और जहां पे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट इक्वल टू 0 वो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वो हमारा पोलर बॉन्ड हो जाएगा। आइए हम अपने ऑप्शन में चलते हैं। हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है ए सिंगल बॉन्ड, कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पोलर बॉन्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी है नॉन पोलर बॉन्ड होगा। और ऑप्शन नंबर डी है पाई बॉन्ड होगा। आप क्या लगा सकते हैं कि जब भी कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है और कोई भी एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट कर ले रहा है तो वहां पे पोलरिटी डेवलप हो गया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। हमारा बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। अब हमसे पोलरिटी पूछ रहा है कि कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर है। अब आपके पास कुछ ऑप्शन दे दिया गया, जैसा अभी हमने बताया कौन सा बॉन्ड पोलर होंगे, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। तो पूछ रहा है H2S है, नेक्स्ट है NaCl है, Cl2 है और H2SO4 है। विच इज नॉन पोलर। क्वेश्चन करा है कि नॉन पोलर बॉन्ड को हमें क्या करना है, नॉन पोलर बॉन्ड को हमको देखना है। तो अगर हम बात करें H2S की स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करिए, H, S और H, NaCl, Na और Cl। आप क्या जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, क्लोरीन क्लोरीन
और H2SO4। यहाँ पे आप देखिए H2SO4 सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आप कह सकते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और OH। अभी हमने क्या बताया कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 होगा, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। और जहां पे डेल्टा EN डज नॉट इक्वल टू 0, वो बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। आप देख रहे हैं सल्फर हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है, जाहिर सी बात है वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो 0 के बराबर नहीं होगा, कि हमारा पोलर बॉन्ड हो गया, ये भी हमारा पोलर बॉन्ड होगा। लेकिन जो Cl अभी जैसे बताया सेम टाइप के एलिमेंट के एटम के बीच जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो जाएगा और बॉन्ड हमारा नॉन पोलर हो जाएगा। और H2SO4 तो आपको देखने से ही लग रहा है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सब डिफरेंट एटम है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, बॉन्ड पोलर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि विच बॉन्ड इज नॉन पोलर। तो जो Cl2 बॉन्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड हो जाएगा। ओके, आइए आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है। 67 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पोलराइजेशन इज डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप ऑफ एन एनायन बाय एडजेसेंटली प्लेस्ड कैटायन विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब क्वेश्चन कर रहा है पोलराइजेशन, बात किसकी आ जा रही, पोलराइजेशन इन द डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप। पोलराइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है, किसका, डिस्टॉर्शन ऑफ शेप, शेप का डिस्टॉर्शन हो रहा है ऑफ एन आयन बाय एडजेसेंट प्लेस्ड कैटायन। किसकी वजह से, कैटायन की वजह से, कैटायन की वजह से हो रहा है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट दे दिया है और उसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बात यहाँ पे पोलराइजेशन की हो रही है। पोलराइजेशन हो किसकी वजह से रहा है, कैटायन और एनायन की वजह से। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें फजान रूल की, किसकी बात करें, फजान रूल की बात करें, अगर हम फजान रूल की बात करें, वही फजान रूल यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। फजान रूल का क्या कहता है कि कभी भी जो कैटायन होता है, कैटायन कहने का सेंस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर नोन एज कैटायन। कैटायन हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज किसी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के पास रखा है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कुछ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये सब क्या है, हमारे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। अब आप जनरली क्या होते हैं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या होते हैं, आपस में ऐसे स्प्रेड हुए रहते हैं और नेगेटिव चार्ज भी ऐसे स्प्रेड होते हैं। कह रहा है कि जब कोई भी कैटायन किसी भी एनायन के पास होता है तो एनायन का जो शेप होता है डिस्टॉर्शन होता है, मतलब एनायन का शेप क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और जब एनायन का शेप डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से क्या एग्जिस्ट कर जा रही है, पोलरिटी। तो हमारा जो फजान रूल कहता है, फजान रूल यही कहता है कि जब आप किसी भी कैटायन को किसी भी एनायन की तरफ पास रखेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो एनायन की साइज हो जाएगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जिस जब एनायन की साइज डिस्टर्ब होगी उन दोनों के बीच एक पोलरिटी एग्जिस्ट करती है, और उसी पोलरिटी की वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे ही आप ये दोनों स्ट्रक्चर को पास रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे रहेंगे, लेकिन अब ये जो नेगेटिव चार्ज के थे, जो ये आप कंप्लीट सर्कल में थे, ये क्या हो जाएंगे, इसका जो स्ट्रक्चर होगा थोड़ा सा इस टाइप का हो जाएगा। पोलराइजेशन की वजह से इसका शेप क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और जो नेगेटिव चार्ज थे सब यहाँ पे सेंटर पे आके इकट्ठे हो गए। और जब ये पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, एक अट्रैक्शन काम करेगा, और इसी अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या अप्लाई हो रहा है, फजान रूल हो रहा है। फजान रूल यही कहता है कैटायन, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें फजान रूल। जब आप पढ़ेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जितना बढ़िया फॉर्मेशन होगा कि जब आपका कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी, कैटायन की साइज जितनी भी छोटी होगी और एनायन की साइज जितनी भी ज्यादा बड़ी होगी, उतना बढ़िया कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो फजान रूल के अकॉर्डिंग कैटायन की साइज हमारी कैसा होना चाहिए, कैटायन की साइज हमारी छोटी से छोटी होनी चाहिए, और एनायन की साइज कैसी होनी चाहिए, बड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। जब कैटायन की साइज छोटी होगी और एनायन की साइज बड़ी होगी तो एक बढ़िया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसे कहते हैं क्या, फजान रूल। ओके, अब देखिए कैटायन की साइज छोटी कब होगी और एनायन की साइज बड़ी कब होगी, जब कोई मान लेते हैं हमारे पास कोई भी स्पीसीज ए है और स्पीसीज
बी है। दो स्पीसीज है, अगर इसकी किसी भी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाए, क्या बढ़ता जाए? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उस एलिमेंट या उस एटम की साइज क्या होती है? छोटी होती चली जाएगी। कहने का मतलब है ए प्लस की जो साइज होगी, सबसे पहले हम ए की बात करें, ए प्लस की साइज क्या होगी? बड़ी होगी कंपेयर टू ए। अब यहां पे देखिए उसके बाद साइज क्या होती है? डिक्रीज होती चली जाती है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा और साइज उतनी ही ज्यादा छोटी हो जाएगी। और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट के ऊपर, एटम के ऊपर बढ़ता है तो उस एटम की साइज भी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारे पास एनायन में हम बी मान लेते हैं, और बी में अगर बी की साइज क्या होगी? बी प्लस से बड़ी होगी। यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव, बी डबल नेगेटिव साइज और बड़ी, बी ट्रिपल नेगेटिव साइज और बड़ी, और बी 4 टाइम्स नेगेटिव होगा तो साइज और बड़ी। कहने का सेंस जो एटम जितनी बड़ी साइज होगी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रखेगा उस एटम की साइज उतनी ही बड़ी होगी, और कोई भी स्पीसीज जितना पॉजिटिव चार्ज रखेगा उसकी साइज उतनी ही ज्यादा से ज्यादा छोटी होगी। तो ये रहा फजान रूल। आइए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या कहता है, क्योंकि अगर इतने समझ लिए अब हम अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। आइए हमारा ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय कैटायन ऑफ हाई चार्ज। कह रहा है मैक्सिमम पोलराइजेशन is brought about by a cation of high charge। अभी हमने क्या बताया? पोलराइजेशन किसमें? जैसे केटायन, और केटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा बढ़िया पोलराइजेशन करेगा, तो उतना बढ़िया उसकी क्या होगी? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब हमारा ये सबसे पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि जो अभी हमने आपको बताया उस ऑप्शन में ये फर्स्ट ऑप्शन क्या लाइक कर रहा है, तो हम जैसा पढ़े उस अकॉर्डिंग मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द केटायन ऑफ हाई चार्ज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो प्लीज लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने पास पहुंचाएं, जिससे ये क्या हो सके, एक जो प्लेटफॉर्म आप सबके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है एक बेहतर प्लेटफॉर्म बने और सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज एक बार आपसे दोबारा कहते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, गुड बाय।